सो हेलो स्टूडेंट, दिस इज पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी वाला कंसेप्ट। जैसे कि लास्ट की वीडियो में मैंने आपको एटॉमिक साइज का कंसेप्ट बताया था पूरा, उसमें हमने बहुत तरह के वेरिएशंस एक्सेप्शंस पढ़े थे। तो अगर वो चीज़ आपने क्लियर कर ली है तो ये कुछ भी नहीं है फिर, ठीक है। तो बात करते हैं हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। इन सब का मतलब एक ही है। एनर्जी में तो सब कुछ आ जाता है, एंथैल्पी मतलब हीट, पोटेंशियल मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। सो जैसे ये न्यूक्लियस है और ये आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन है, तो इसका अपना एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, है ना, जैसे न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट कहते हैं। अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। टू ओवरकम दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी हैव टू वर्क, okay, to remove this electron. That work, that energy is called the ionization energy or ionization enthalpy. So what is this? It is the amount of energy required to remove the most loosely bound electron from the outermost shell of an isolated atom in gaseous state। ये दिमाग में रखना, गैसियस स्टेट में ही होना चाहिए, क्योंकि सिंगल एटम के ही प्रॉपर्टी निकलते हैं ना, सिंगल एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है गैसियस स्टेट में। सॉलिड में तो सोलर सिस्टम में बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, इसकी यूनिट जो होती है बेटा, ये होती है किलो जूल पर मोल, ठीक है। अगर एक मोल एटम में से आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो जो एनर्जी लगी वो आएगी इस किलो जूल में। किलो जूल पर मोल का मतलब ये होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी होता है, ऐसी बात नहीं, किलो जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी होता है, ओके। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम भी होता है, ओके, ये भी यूनिट होती है। और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपको पता है कितना होता है, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये हमने स्ट्रक्चर एटम में भी किया था, ठीक है। अब बात करते हैं इसके वेरिएशन की। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप की, तो ऑब्वियस है न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ग्रुप में क्या होता रहेगा, डिक्रीज होता रहेगा। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या डिक्रीज होगी। तो इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, ओके। और पीरियड में क्या होगा बेटा, इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज होगा? ड्यू टू इंक्रीज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट। क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, ठीक है। तो ये होता है जी इसमें। तो ये ऐसा होता है, लेकिन ऑब्वियस है जो दिखता है वैसा होता नहीं है और जो होता है वैसा दिखता नहीं है। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इसके एक्सेप्शन की। तो जी एक्सेप्शंस में आते हैं हम सीधा, ओके, कि यहाँ पे क्या एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। तो उस एक्सेप्शन को करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी पड़ेगी, ठीक है। वो क्या है? वो है फैक्टर्स, फैक्टर ऑन विच आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड। क्या क्या फैक्टर हैं जिन पर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिपेंड करती है। देखो, सबसे पहला फैक्टर है बेटा आपका साइज, एटॉमिक साइज। देखो बेटा, स्मॉलर द साइज, हायर द न्यूक्लियर चार्ज, हायर द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, for the electron, ठीक है, for the electron, and thus more ionization enthalpy। जितना एटम छोटा होगा उसका न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज़्यादा होगा, इससे उसका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए उसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। दूसरा बेटा न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट, ऑब्वियस है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, ठीक है, मीन्स मोर नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड thus more nuclear charge effect and hence
strong pull, so more आयनेशन एंथैल्पी। सिंपल भाई, न्यूक्लियस जितना बड़ा है इतना बड़ा मैग्नेट है और एक आयरन है, आयरन का नहीं है, उसको निकालना बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इतना सा मैग्नेट है, एक आयरन नहीं है, इसको आराम से निकाल देंगे हम, ठीक है। सी, पेनिट्रेशन इफेक्ट, मतलब कौन सा शेल ज़्यादा पेनिट्रेट करने में हेल्प कर रहा है या पेनिट्रेट करने में हेल्प नहीं कर रहा, मतलब किसकी शील्डिंग स्ट्रॉन्ग है। तो देखो सबसे ज़्यादा शील्डिंग एस की होती है, फिर पी की, फिर डी की, फिर एफ की, ठीक है। तो अगर आपको कह देता है बताओ भाई 3s और 4s में किस में आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा लगेगी, तो देखो 3s की शील्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होती है, मतलब 4s में से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकाला जाएगा, और 3s में से इलेक्ट्रॉन की जो शील्डिंग होती है वो ज़्यादा होती है, और फिर शील्डिंग क्या होने देती है, पुअर होने दे जाती है। शील्डिंग पुअर का मतलब न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट का ज़्यादा हो जाना होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कहता है कि इस 3s की शील्डिंग स्ट्रॉन्ग है, न्यूक्लियस को रोक रहा है, तो यहाँ पर 3s में से इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा ईजी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू 4s के, ठीक है। तो शील्डिंग इफेक्ट जो होता है सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, 3s का होता है, देन 4s, ठीक है। इसके बाद हम अगर बात करते हैं इस जैसे SPDF की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी लिखा था सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होती है S की, PB की, फिर D की, उसके बाद 3s 4s 5s, फिर 3p 4p 5p एंड सो ऑन। फिर D आता है बेटा कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन याद रखना। हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर हाईली स्टेबल and hence high ionization enthalpy is required, ये याद रखना बेटा, ठीक है। जैसे P3 D5 F7 are highly stable, ठीक है। याद रखें S में हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड नहीं होता, ठीक है, ये होते सारे, ये ज़्यादा स्टेबल होता है, ओके। चलो क्वेश्चन करते हैं कुछ, तो उसी में ही हमारा सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो एक एक करके हम बात करते हैं। तो हम यहाँ पे आते हैं एक्सेप्शंस में, एक्सेप्शन में क्वेश्चंस आते हैं। तो हम बात करते हैं पहले पीरियड 1 की, ठीक है। जैसे मैंने ले लिया हाइड्रोजन और हीलियम, तो किसका आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस इसका होगा, सिंपल ये था। लेकिन पीरियड 2 की बात करें, पीरियड 2 में क्या आता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, है ना। तो वो कह रहा है कि किसका ऐसा होना, तो ऐसे चाहिए, ठीक है। एक्सपेक्टेड क्या है, एक्सपेक्टेड होता है ऐसा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। लेकिन जो एक्चुअल होता है बेटा वो कुछ ऐसा होता है, वो किस पर डिपेंड करता है। देखो नियॉन का तो सबसे ज़्यादा होगा, नियॉन का सबसे ज़्यादा होगा, ये तो है ही, ये तो सबसे ज़्यादा ही होगा। तो यहाँ पर हम लेके चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन, जैसे मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट का कोई इतना बड़ा रोल नहीं होता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आता है। देखो यहाँ पर अगर आप लेके चलते, ये होता है 1s2 2s1 1s2 2s2 1s2 2s2 2p1 1s2 2s2 2p2 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p5 और 1s2 2s2 2p6, ठीक है। तो ये आपके सामने, अब आपको यहाँ पे क्या देखना है, आप यहाँ पे देखिए ध्यान से कि कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से कौन सी कॉन्फ़िगरेशन जो है सबसे ज़्यादा क्या आ रही है, स्टेबल आ रही है, ठीक है। देखो बेटा लिथियम का तो कम होगा, इन दोनों में ध्यान दो, इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली बेरिलियम का ज़्यादा होगा। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा, कार्बन का, बोरोन का कम होगा। इन दोनों में नाइट्रोजन का ज़्यादा होगा। इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, ध्यान दो, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा, फिर ऑक्सीजन और फिर नियॉन। ये कॉन्फ़िगरेशन देख लो जरा ध्यान से।
बेरिलियम बोरोन, बोरोन का कम होगा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा ना, क्योंकि ये देखो ये फुल्ली फिल्ड है ना। और उसके बाद आएगा आपका कार्बन, ठीक है, क्योंकि कार्बन आएगा उसका नाइट्रोजन तो ज़्यादा है। और इन दोनों में अगर हम देखें तो फ्लोरीन का ज़्यादा होना चाहिए, फिर उसके बाद ऑक्सीजन और फिर नियॉन। ये यहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आ गया आपका 2p4 आ गया, फ्लोरीन हो गया। एग्जैक्टली कॉन्फिगरेशन को देख के चलो, हाफ फील्ड फुल्ली फील्ड कॉन्फिगरेशन का क्या हिसाब किताब है, उसी हिसाब से होगा। ठीक है, तो कॉन्फिगरेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे मैंने कहा इन दोनों में इसका तो कम होगा, इसके बाद इन दोनों में किसका ज़्यादा होगा, बोरोन। इन दोनों में से किसका ज़्यादा, बेरिलियम का ज़्यादा होगा, ठीक है, बेरिलियम का ज़्यादा होगा तो बेरिलियम ज़्यादा है, फिर बोरोन है, क्योंकि हम डिग्री इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहे हैं ना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन दोनों में से किसका, इनमें में किसका ज़्यादा होगा, नाइट्रोजन ज़्यादा होगा कार्बन से, ठीक है, ओके। अब इसके बाद और इन दोनों फिर ये आ गया आपका, ठीक है, इसका तो इससे ज़्यादा हो गया। अब अगर हम इसकी बात करें, इसका तो ज़्यादा ही होगा, CnFONE, ठीक है। ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है। तो कॉन्फिगरेशन एग्जैक्टली हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड कॉन्फिगरेशन जो होती है वो हाईली स्टेबल होती है, इसलिए उसको हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, और ज़्यादा एनर्जी देंगे तो उसमें क्या होगा आपका क्या कहते हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, एक सेकंड रुको यार, सी है ये, इसका इससे ज़्यादा होगा तो यहाँ ओ आएगा, यहाँ एन आएगा, यहाँ आएगा, ऐसा। हाँ, क्योंकि ओ का एग्जैक्टली ओ एन का एग्जैक्टली हाफ फील्ड ओ से ज़्यादा है ना, ठीक है। हाँ ये ठीक है। ऐसे हम आते हैं आपके पीरियड 3 में। पीरियड 3 क्या होता है, बेरिलियम, बेरिलियम पीरियड 3 में आता है आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। तो जी इसका जो पीरियड 3 है उसमें जो होना चाहिए था एक्सपेक्टेड, वो कितना होना चाहिए था, वो ऐसा होना चाहिए था, है ना। बट होता क्या है जी, ये एक्सपेक्टेड है, बट एक्चुअल में क्या होता है, अब देखो कॉन्फ्यूजन देखो, इसका है बेटा नियॉन 3s1, नियॉन 3s2, नियॉन 3s3, 3s4, 3s2, 3p1, 3s2, 3p2, 3s2, 3p3, 3s2, 3p4, 3s2, 3p5 एंड 3s2, 3p6। तो जी इसका तो कम है सोडियम का। अब आपको पता करना है इन दोनों में से किसका ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली मैग्नीशियम का ज़्यादा होगा, तो ये एल्यूमिनियम आ गया, ये मैग्नीशियम आ गया, ठीक है, ओके। अब देखो जी सिलिकॉन आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो किसका ज़्यादा होगा, देखो फॉस्फोरस का ज़्यादा होगा सल्फ़र से, तो यहाँ आएगा सल्फ़र, यहाँ आएगा फॉस्फोरस, यहाँ आएगा क्लोरीन, यहाँ आएगा आर्गन, ठीक है। कॉन्फिगरेशन है भैया, एग्जैक्टली हाफ फील्ड का केस है। एग्जैक्टली हाफ फील्ड क्या हो जाएगा, पहले आएगा आपका सोडियम, फिर आएगा आपका एल्यूमिनियम, फिर आएगा आपका मैग्नीशियम, फिर आएगा आपका सिलिकॉन, फिर आएगा सल्फ़र, फिर आएगा फॉस्फोरस, और फिर आएगा क्लोरीन, और फिर आएगा आपका आर्गन, ठीक है। ये कॉन्फिगरेशन तो जी ऐसे ही है। ऐसे ही आपका है एक्सेप्शन जो आता है ग्रुप में आता है, ग्रुप 13 में ही एक है, जैसे मैंने आपको बताया बोरोन का बताया था मैंने, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, ये था, है ना। हमने यहाँ क्या पढ़ा था कि डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, तो यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड था वो क्या था, ऐसा होगा,
बट रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में क्या होता है, तो ध्यान दो, मैंने आपको एटॉमिक साइज़ का कंसेप्ट बताया था कि एटॉमिक साइज़ में जो बोरोन की फैमिली है उसमें एटॉमिक साइज़ में क्या हिसाब किताब बन जाता है। मैंने आपको बताया थैलियम में क्या होता है, Tl में आपका एक लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर आ जाता है, ठीक है। तो वो जो है गैलियम और एल्यूमिनियम में भी ऐसे होता है। एल्यूमिनियम में क्या होता है, डी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, लेकिन गैलियम में डी इलेक्ट्रॉन होता है। डी इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा पुअर होती है। तो इस वजह से जो एक्सपेक्टेड जो चीज़ है वो अलग सी चीज़ हो जाती है। पहला बोरोन का आएगा, ठीक है, फिर आएगा गैलियम का, फिर आएगा आपका एल्यूमिनियम और फिर आएगा आपका इंडियम, ठीक है। ओके, ये एक्चुअली बेटा यहाँ पे क्या लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना बेटा, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर ना लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का केस हो गया। इस वजह से इसका जो साइज़ बहुत छोटा हो गया, तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद बेटा हम आते हैं आपके अगले टॉपिक में, फिनिश करते हैं इसको। देखिए, अगर मान लो जैसे याद रखना, फॉर सेम एलिमेंट, देखो IE1 लेस देन IE2 लेस देन IE3 लेस देन IE4 एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। एक ही एलिमेंट के लिए सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी ऐसी होती है, ठीक है। अगर एक ही एलिमेंट है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैटायन है या एनायन है, ठीक है। तो जैसे अगर मान लो आपको कह देता है, एग्जांपल लेते हैं, O दे दिया, ठीक है, और O प्लस दे दिया, O2 प्लस दे दिया, तो सबसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होगी, ऐसी होगी, O2 प्लस की होगी। कैटायन का भी ऐसे आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे सकता है, वाई द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ नाइट्रोजन इज़ मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है। तो बेटा ऐसा होता है, नाइट्रोजन में क्या होता है, एग्जैक्टली हाफ फील्ड होता है, ऑक्सीजन में एग्जैक्टली हाफ फील्ड नहीं होता, ऐसा होता है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन होता है 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन क्या होता है 1s2 2s2 2p4। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकालना, यहाँ पर निकालना एग्जैक्टली हाफ फील्ड से, तो इट रिक्वायर मोर एनर्जी, इट रिक्वायर लेस एनर्जी, इसलिए जो IE1 होता है नाइट्रोजन के लिए वो ज़्यादा होता है IE1 ऑफ ऑक्सीजन से। लेकिन अगर हम फॉर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें, तो दोनों में से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एक एक, तो यहाँ पर क्या होता है, ये एग्जैक्टली हाफ फील्ड हो जाता है। तो अब जो आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड होगी वो ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू नाइट्रोजन की। सो this was all about your exactly half field and full field configuration and the ionization enthalpy concept. So keep it in mind, ionization enthalpy is the amount of energy required to remove the last shell electron. ग्रुप में डिक्रीज़ होगा, पीरियड में इंक्रीज़ हो जाएगा, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट बढ़ जाता है और शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन अगर एक ही एलिमेंट है तो याद रखना सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी रूल ही उसको डोमिनेट करेगा, ठीक है। उसमें हाफ फील्ड फुल फील्ड का कोई केस नहीं आता। अगर मान लो जैसे मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि बताओ ये n है, n में क्या होता है 2p3 होता है, n प्लस में क्या होता है 2p2 होता है, n2 प्लस में क्या होता है 2p1 होता है। अब जैसे ये है, ठीक है, ये है, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, यहाँ पे क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, यहाँ पे क्या है आयनाइजेशन एंथैल्पी 3। तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी 2 और आयनाइजेशन एंथैल्पी 3 नहीं होगा बेटा। कहाँ क्या होगा, आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 less than ionization enthalpy 2 less than ionization enthalpy 3 होगा, okay। So that was all about your ionization enthalpy. See you in the next video. Till then keep working hard and God bless you.